नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 22 दिसंबर 2022 और आज हम प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रहेंगे। ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ये क्वेश्चन, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर आपकी हेल्प हो सके इन क्वेश्चनों से। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ द मुग़ल आर्मी। मुग़ल सेना के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो अगर इसमें से हम देखें सत्य कौन सा नहीं है, तो इसमें से सत्य ये नहीं है कि वो एक बड़ी स्थायी सेना थी, क्योंकि वो एक बड़ी स्थायी सेना नहीं थी। उनके पास क्या था कि उसके पास एक दक्ष घुड़सवार फौज थी। एक तो मुग़ल आर्मी के बाद वो मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी, है ना, क्योंकि और इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका सही आंसर होगा 78 का। अगर हम बात करें मुग़ल के बारे में बात की जाए तो उनके संस्थापक कौन थे। तो बाबर इसके संस्थापक थे मुग़ल के। और जो मुग़ल थे, जो बाबर था वो आया कहाँ से था। तो यह फरगना से आया था, ठीक है। और जो बाबर ने भारत में पहली बार तोप और बंदूक का प्रयोग किया था, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, ठीक है। इसकी बैटल्स आती हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई, कब हुई, 1526 में। किसके साथ हुई, इब्राहिम लोदी के साथ। इसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, ठीक है। और इस बैटल के बाद हुई है इसकी एक और बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध हुआ। तो ये किसके बीच में हुआ, तो ये हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। इसमें राणा सांगा की हार हो गई थी। और अगर हम बात करें कि इस बैटल के बाद बाबर ने क्या किया था, कि बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की और कब धारण की। तो गाजी की उपाधि धारण की आपके बाबर ने, आपके खानवा के युद्ध के बाद, ठीक है। और थर्ड बैटल हुई इसकी, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। और इसमें मेदिनी राय की हार हो गई। और 1529 में बाबर का युद्ध हुआ आपका महमूद लोदी के साथ, जिसको बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। 1529 में हुआ। इसमें महमूद लोदी की हार हुई और बाबर जीत गया। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बाबर के तोपची, जो तोप चलाने वाले थे, उनका क्या नाम था। तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बाबर के तोपची थे, ठीक है। और जब बाबर की मृत्यु हुई तो उसे दफनाया कहाँ गया, उसका कहाँ दफनाया, तो इसको आगरा में दफनाया गया, ठीक है। और बाद में उसकी अस्थियों को उसकी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया। तो अगर पेपर में इस प्रकार आए कि भारत में बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, आगरा में है। और अगर भारत के बाहर कहाँ पे है, तो काबुल में है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आपने आंसर देना है, ठीक है। और बाबर के अलावा और किस किस का मकबरा आउटसाइड इंडिया है, भारत के बाहर है। तो जहांगीर और बहादुर शाह द्वितीय के मकबरे भारत के बाहर स्थित है। और बाबर की जो बुक है, ऑटोबायोग्राफी है, उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सी है और किस भाषा में है। तो तुजुके बाबरी, जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है। और ये लिखी गई है आपकी तुर्की भाषा में। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है बाबर से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। विच बॉडीगार्ड ऑफ शिवाजी accompanied him during his famous escape bid from अफजल खान। अफजल खान से बच निकलने के प्रसिद्ध प्रयत्न में शिवाजी के किस अंगरक्षक ने उनका साथ दिया। तो उनका साथ दिया आपका शंभुजी कावजी ने। ए इसका सही आंसर है 79 का। अगर हम बात करें शिवाजी की, तो शिवाजी के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है उनकी माता का नाम, पिता का नाम, उनके गुरु का नाम, ठीक है। और उनकी कोरोनेशन सेरेमनी कब हुई, राज्य अभिषेक कब हुआ, ठीक है। और उसके अष्टप्रधान के बारे में पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट जो भी अष्टप्रधान है। तो अगर हम बात करें शिवाजी के जन्म की, तो 1627
में इनका जन्म हुआ, पूना के शिवनेर किले में। ठीक है। और पिताजी का नाम था इनका शाहजी भोसले और माता जी का नाम था जीजाबाई। क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जो इनका करैक्टर है, जो इनका चरित्र है, इस पर किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव था व्यक्तित्व पर इनके। तो इनके व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था इनकी माता जी जीजाबाई का। और गुरु गुरु समर्थ समर्थ गुरु रामदास इनके गुरु थे। ठीक है। और क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि शिवाजी की जो कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, राज्य अभिषेक हुआ था, ये कब हुआ था। तो ये 16 जून 1674 को, 1674 को राज्य अभिषेक हुआ था आपके शिवाजी का। इसके बाद इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है। और इन्होंने किसको कैपिटल बनाया अपना, रायगढ़। रायगढ़ छत्रपति की राजधानी थी, इसको इसने कैपिटल बनाया। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। ठीक है। अष्टप्रधान मतलब 8 मंत्री थे इनके, प्रमुख मंत्री, जिसमें अगर हम इम्पोर्टेंट मंत्री की बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री पेशवा किसे कहा जाता था। तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। ठीक है। शिवाजी के जो अष्टप्रधान के मंत्री थे उनमें से एक पेशवा थे। अमात्य, अमात्य किसको कहा जाता है, तो अमात्य कहा जाता था फाइनेंस मिनिस्टर को। और शिवाजी के द्वारा एक कर भी वसूला जाता था, चौथ और सरदेशमुखी कर वसूले जाते थे शिवाजी के द्वारा। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है शिवाजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 80, वाकाटक किसके काल से संबंधित थे। तो अगर हम बात करें वाकाटक की, तो ये संबंधित है आपके गुप्त काल से। 80 का बी सही आंसर होगा। अगर हम बात करें वाकाटक वंश की, तो इसके संस्थापक कौन थे। तो विंध्य शक्ति इसके संस्थापक थे। विंध्य शक्ति ने स्थापना की थी वाकाटक वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट डिड नॉट इन्वेस्टिगेट। असहयोग आंदोलन ने किस पर जोर नहीं दिया। तो असहयोग आंदोलन ने जोर नहीं दिया आपका विमर्श पूर्वक कानूनों का उल्लंघन, डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ लॉ, इस पर जोर नहीं दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने। और इस पर जोर दिया स्वदेशी को बढ़ावा देने के भाग के रूप में हथकरघा एवं बुनाई का पुनर्जीवन, इस पर भी जोर दिया। विदेशी सामग्रियों का बहिष्कार, इस पर भी जोर दिया। सरकार के साथ सहयोग से इनकार, इस पर भी जोर दिया। पर डेलिब्रेट वायलेशन ऑफ लॉ, विमर्श पूर्वक कानूनों का उल्लंघन, इस पर जोर नहीं दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में। तो जो अगर हम बात करें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के असहयोग आंदोलन की, तो ये शुरू कब हुआ। तो ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 को। और जो इसको शुरू किसके द्वारा किया गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया। तो और इसको वापस कब लिया महात्मा गांधी जी के द्वारा, तो 22 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गया चौरा चौरी हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, भारतीय राज्यों के प्रति समामेलन तथा विवर्धन की नीति का परित्याग किसके अंतर्गत किया गया। तो यह किया गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। 82 का ए सही आंसर है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है, तो इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश संसद का यह एक एक्ट था, है ना, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया था इस एक्ट के अनुसार। और भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर कंपनी का शासन इसमें समाप्त हो गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत। और इसे सीधे ब्रिटिश सरकार को पारित, और जो जो इंडिया था यह ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इसके अंडर आ गया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन चला गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 में। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी तो वो काफ़ी असंतोष फैल गया था भारत की जनता में। तो इसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपने अधीन ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट इट्स सेशन हेल्ड एट।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस जगह आयोजित अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया? तो 83 का सही आंसर है आपका डी, लाहौर में। अगर हम बात करें पूर्ण स्वराज की, तो क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि जो पूर्ण स्वराज है तो यह किसकी मांग कब की गई और कौन से अधिवेशन में की गई और किसके द्वारा की गई। तो अधिवेशन तो आपको पता लग गया कि लाहौर अधिवेशन में मांग हुई पूर्ण स्वराज की। तो कौन से सन में, कौन से ईयर में की गई मांग? 1929 में, 1929 में मांग की गई पूर्ण स्वराज्य की लाहौर अधिवेशन में। और मांग किसके द्वारा की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांग की गई पूर्ण स्वराज की, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विच बॉडी गार्ड, सॉरी ये फिर से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 84, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समावेशित है? तो यह समावेशित है आपकी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। 84 का सी सही आंसर होगा। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसमें वेलफेयर स्टेट इंक्लूड है। ठीक है। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, डीपीएसपी की, तो क्वेश्चन पेपर में यह पूछ लिया जाता है कि यह कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है भारत के संविधान के। तो ये भाग 4th में है। और आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है डीपीएसपी में। तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपके डीपीएसपी आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 85, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। तो जो भारत का संविधान है यह है आपका प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इसके अविभाज्य भाग के रूप में न्यायिक पुनर्विलोकन उपलब्ध करवाता है। तो डी इसका सही आंसर है 85 का। अगर हम बात करें आपके संविधान की, तो जो क्वेश्चन पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि जो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार है वो कौन थे, संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा के। तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपके BN राव। ठीक है। प्रथम अधिवेशन पूछ लिया जाता है संविधान सभा का कि कब हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। और इसके प्रथम अस्थाई सदस्य कौन थे संविधान सभा के? तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थाई सदस्य थे। और जो इसके जो अस्थाई सदस्य थे, ये सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थाई हो गए, और इसके स्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। ठीक है। और अगर बात करें कि क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान सभा से रिलेटेड, जब भारत का संविधान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो अगर हम बात करें राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, तो इसमें न्यूनतम आयु रखी गई है 30 वर्ष। डी इसका सही आंसर है। और अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें राज्यसभा से, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राज्यसभा है वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो ये आता है आपका आर्टिकल 80 में। ठीक है। और राज्यसभा जो है वो संसद का उच्च सदन है। ठीक है। और इसके अगर सदस्यों की बात करें राज्यसभा के, तो कितने इसके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं? तो जो अधिकतम मैक्सिमम संख्या है आपकी मेंबर्स की वो 250 है। और वर्तमान में 245 मेंबर हैं राज्यसभा के। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं हो सकता। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है राज्यसभा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है
को मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को किस समय के भीतर किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा? तो उसको बनना होगा 6 माह के भीतर। डी इसका सही आंसर है 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाई। जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है वो होता है आपका लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सी इसका सही आंसर है 88 का। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में अगर बात की जाए तो इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम मेंबर कितने हैं लोकसभा में? तो 550 मैक्सिमम मेंबर हैं। पहले 552 होते थे, अब जो एंग्लो इंडियंस हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं लोकसभा से, तो अब इसके मैक्सिमम मेंबर 550 हैं लोकसभा के। और वर्तमान में बात करें तो 543 543 इसके मेंबर हैं। और अगर इसमें बात की जाए कि जो लोकसभा की बैठकें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, तो इसमें जो दो बैठकों के बीच में कितने मंथ का गैप होना चाहिए? तो लोकसभा की 2 बैठकों में 6 मंथ से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। और जो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2001 में, उसके अनुसार लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों में 2026 तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है लोकसभा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ। राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति की उद्घोषणा किस मामले में कर सकता है? तो देश की सुरक्षा के लिए संकट स्वरूप बाहरी आक्रोश तथा आंतरिक अशांति की स्थिति में इसमें भी कर सकता है इमरजेंसी की घोषणा। किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता की स्थिति में इसमें भी कर सकता है। देश की वित्तीय स्थिरता पर संकट की स्थिति में इसमें भी कर सकता है। तो डी सही आंसर होगा इसका, कि जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगा सकता है इन सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच इज द कंकरेंट लिस्ट विच इज इन द कंकरेंस लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत की संविधान की संवर्ती सूची में कौन सा उपलब्ध है? तो अगर हम बात करें संवर्ती सूची में, तो इसमें अगर हम बात करें तो जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन आपके कंकरेंट लिस्ट में शामिल है। ए इसका सही आंसर है 90 का। अगर हम बात करें कंकरेंट आपके ये जो लिस्ट है, यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, ये सभी आते हैं आपकी 7th शेड्यूल में, 7वीं अनुसूची में। और आर्टिकल आते हैं ये 246 में, 246 आर्टिकल में ये आते हैं। अगर हम बात करें यूनियन लिस्ट की, तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? तो 100 इसमें सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट हैं। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम डज इंडिया पोजेस। भारत में निम्न में से किस प्रकार का न्यायिक तंत्र है? तो भारत में न्यायिक तंत्र है आपका सिंगल जुडिशियल हायरार्की, एकल न्यायिक पदानुक्रम। 91 का ए सही आंसर है। तो देखो इस तरह से अब थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन तभी मैं आपको अब डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिससे आने वाले एग्जाम में ज़रूर आपकी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, विच इज कंटेंट इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 10वीं अनुसूची में कौन सा शामिल है? तो अगर हम संविधान की 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें से दल बदल के आधार पर निर्भरता से संदर्भित प्रावधान, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, तो ये शामिल है 92 का ए। ये 10th शेड्यूल में शामिल है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, बदल विरोधी कानून है। अगर दल बदल विरोधी कानून की बात करें तो 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से देश में दल विरोधी कानून पारित किया गया संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पंचायती राज सिस्टम इज। जो पंचायती राज तंत्र है तो यह है आपका, इसमें से अगर ऑप्शनों की बात करें तो इसमें से सरकार के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया आपका पंचायती राज सिस्टम। सी इसका सही आंसर है 93 का। अगर हम बात करें पंचायती राज की,
तो क्वेश्चन ये अराइज होता है पंचायती राज से कि ये कौन से पार्ट में है, कौन से भाग में है भारत के संविधान के। तो 9वें भाग में है ये भारत संविधान के। और शेड्यूल की बात करें, अनुसूचित की बात करें तो यह 11th शेड्यूल में है। और आर्टिकल 243 243 आर्टिकल में आता है आपका पंचायती राज। और पंचायती राज जो हुआ सबसे पहले वो कहाँ पे हुआ, तो ये सबसे पहले लागू हुआ आपका राजस्थान के नगौरा जिले में, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया था उस टाइम। तो ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है पंचायती राज से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा का अर्थ है। तो इसके अवधारणा का अर्थ है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का समकालीन अस्तित्व, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो उसको कहते हैं आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। डी इसका सही आंसर है 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ऑल। सकल घरेलू उत्पाद को इस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो इसको फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी इन अ ईयर, एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम सामग्री एवं सेवाओं को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच इज़ नॉट अ मेजर ऑफ चेक मनी सप्लाई इन मार्केट। कौन सा बाजार में धन आपूर्ति के नियंत्रण का साधन नहीं है। तो साधन नहीं है तो इसमें से फ्री मार्केट पॉलिसी आपके मनी सप्लाई का साधन नहीं है। ए इसका सही आंसर है 96 का। बाकी आपके बैंक रेट हो गया, चेंज इन मार्जिनल नेसेसिटीज होगी, और CRR हो गया, ये सारे मनी सप्लाई के माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, डिस इन्वेस्टमेंट इज, जो डिस इन्वेस्टमेंट है, अनिवेश है, तो वो क्या है। तो ये है आपका ऑफलोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज। 97 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 98, इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स, जो अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है। तो इसमें अप्रत्यक्ष कर का अर्थ है देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट। ये इसका सही आंसर है, जिसमें करदाता और सरकार के बीच में कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। तो ये थे क्वेश्चन आज आपके, जो आजकल के जो हमीरपुर के बोर्ड के पेपर चले हुए हैं उसके आधार पर ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।